वेलकम दोस्त, मैं अजीत झा, मौविशाला चैनल अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक बीपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री को लेकर के आज का जो टॉपिक है वो गुप्त प्रशासन, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद और गुप्त साम्राज्य के मध्य भारत पर देशी और विदेशी शासन का आधिपत्य रहा, खासकर उत्तरी भारत में। हम देखते हैं उत्तरी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह मौर्य प्रशासन के, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का उथल पुथल का समय रहा। उस समय का जो प्रशासन है, अस्थायित्व प्रशासन हमें नहीं दिखाई देता है, उस एक टाइप से मिश्रित प्रशासन भी कह सकते हैं, क्योंकि मौर्योत्तर काल में खास करके इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ, शकों का आक्रमण था, कुशानों का था, पार्थियन का था और स्वदेशी राज्य भी थे। तो स्वदेशी राज्य थे जैसे पुष्यामित्र शुंग, स्वदेशी शासक थे, चेदी वंश, कलिंग। वहीं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में शातवाहन थे। तो उत्तरी भारत में हम देखते हैं एक टाइप का मिश्रित राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। लेकिन जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है तो गुप्त साम्राज्य ने पुनः जो मौर्य काल में एक अखिल भारतीय स्वरूप भारत को प्राप्त था, वही काम गुप्त शासकों ने किया और गुप्त शासकों ने भारत को एक अखिल भारतीय स्वरूप पुनः प्रदान किया जो मौर्य काल में कभी था। लेकिन जब हम गुप्त प्रशासन की बात करते हैं, जब हम गुप्त प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो मौर्य प्रशासन और गुप्त प्रशासन दोनों में अंतर भी है। मूलभूत अंतर मैं बता दूं आपको, जहां पर मौर्य प्रशासन काफी केंद्रीयकृत प्रशासन था, बहुत भारी भरकम मंत्री परिषद और मंत्रालय थे, अधिकारी वर्ग थे, नौकरशाही था। वहीं गुप्त प्रशासन जो है वो विकेंद्रीकरण है। यानी गुप्त प्रशासन की जो मुख्य विशेषताएं थे वो सत्ता का विकेंद्रीकरण था। और दूसरी विशेषता थी कि संपूर्ण साम्राज्य में एक समान, एक जैसी राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। राज्य, जो कुछ राज्य थे आश्रित राज्य थे, जो आश्रित राज्य थे उसको उनके अनुसार काम करना होता था। तो हम ये कह सकते हैं, जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब हम मुख्य परीक्षा में लिखते हैं, खास करके मेंस लिखते हैं, तो हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। तो वही मैं तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मैं आपको समझा रहा हूं कि जहां पर मौर्य प्रशासन काफी केंद्रीकृत प्रशासन था, वहीं पर गुप्त प्रशासन सत्ता का विकेंद्रीकरण था। और दूसरी बात, सभी राज्यों में एक समान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि गुप्तों का राजनीतिक स्वरूप जो था, राज्यों का स्वरूप जो था, वह अलग अलग राज्य में अलग अलग था। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि समुद्रगुप्त की जो नीतियां थी उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में हम देखते हैं अलग अलग नीतियां थी, जिसका प्रभाव हमें प्रशासन पर भी दिखाई देता है। तो एक समान व्यवस्थाएं नहीं थे और कुछ राज्य ऐसे थे जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी। गुप्तों का अधीन जो गणराज्य थे उनका पूर्ण विलय गुप्त साम्राज्य में हो चुका था, वो सर्वत्र राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य और गुप्त के प्रशासन अलग अलग तरीके का था। अब इन्हीं प्रशासन को हम अलग अलग पढ़ेंगे, यानी प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। हालांकि इस प्रकार का नेचर हमें मौर्य काल में भी देखने को मिलता है कि वहां पर भी केंद्रीय, प्रांतीय, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन थी, नगर निगम, नगर पालिका एवं ग्रामीण व्यवस्थाएं। हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, पहले ही मैंने कह दिया। अब ये गुप्तकालीन प्रशासन को जानने का एक स्रोत होता है। तो गुप्त प्रशासन के जानने का स्रोत हमें पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से, जैसे अभिलेख,
सिक्के के माध्यम के साथ साथ साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी हम गुप्त प्रशासन को जानते हैं। गुप्त प्रशासन को हम जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि गुप्त प्रशासन की दो मुख्य विशेषताएं थी। तब हम लिखेंगे तो पहला सत्ता का विकेंद्रीकरण। बेटा सत्ता का विकेंद्रीकरण एक विशेषता है, और दूसरी व्यवस्था थी सभी राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्थाएं एक समान नहीं था। कुछ राज्य स्वायत्त राज्य था, कुछ राज्य आश्रित थे। तो इस प्रकार से देखते हैं गुप्त प्रशासन के दो विशेषताएं, एक सत्ता का विकेंद्रीकरण और दूसरा सभी राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था एक समान नहीं होना, क्योंकि वहां पर कुछ राज्य स्वायत्त राज्य थे और कुछ राज्य आश्रित राज्य थे। जैसे देखिए, जैसे समुद्रगुप्त की जो नीतियां थी, जैसे आठवीं राज्य के प्रतिनिधियां या सीमांत राज्य के प्रतिनिधियां या दक्षिण भारत के राज्यों के प्रतिनिधियां, वो बिल्कुल डिफरेंट अलग था। इसलिए मैंने दो बात बताया यहाँ पर। कुछ राज्यों को स्वायत्तता प्रदान था, जैसे दक्षिण में स्वायत्तता प्रदान कर दिया था समुद्रगुप्त ने, कहा कि वह विजित होकर के भी उनको पुनः वापस उन्हीं स्थिति में ला दिया, इसलिए उनको स्वायत्तता प्राप्त हो गया। और कुछ राज्य आश्रित थे, जैसे आठवीं राज्य या सीमांत राज्य कुछ आश्रित राज्य थे, यहाँ की नीतियां बिल्कुल अलग थी। तो इस प्रकार से गुप्त प्रशासन के हम विशेषताओं को देखते हैं। अब आगे देखें कि शासन जो विकेंद्रीकरण था, मैंने कहा सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो गुप्त प्रशासन में बेटा हम देखते हैं सत्ता का जो विकेंद्रीकरण था, यानी केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय शासन। हम देखते हैं केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, जिला एवं स्थानीय शासन। इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण था। यानी हम देखते हैं यहां पर सबसे नीचे कौन हो गया, बॉटम में स्थानीय शासन, जिला शासन, प्रांतीय शासन, और टॉप पर कौन बैठा है, केंद्र। इस प्रकार से शासन व्यवस्था थी। अब हम देखिए, जब हम केंद्रीय शासन की बात करते हैं, पहला कौन है गुप्त प्रशासन में, पहला केंद्रीय शासन। पहला क्या है, केंद्रीय शासन। देख, केंद्रीय शासन में यहां पर सर्वोच्च राजा है, किंग है, और राजाओं के द्वारा केंद्रीय शासन में अनेक प्रकार की उपाधि धारण किया गया। और केंद्रीय शासन में यहां राजा को धर्म प्रवर्तक, राजा को यहां पर धर्म प्रवर्तक माना गया गुप्त काल में। ये इसकी विशेषताओं में देखी गई है कि प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी खुद राजा होते थे, यानी सभी प्रशासनिक शक्तियों राजाओं में निहित था, केंद्रित था, चाहे वो कार्यपालिका शक्ति हो, विधायिका शक्ति हो, न्यायपालिका शक्ति हो या सैनिक मामलों हो, यानी सभी शक्तियों के प्रधान, यानी चाहे वो मैंने कहा न्यायिक शक्ति,
कार्यपालिका शक्ति एवं विधायिका शक्ति, ये तीनों शक्तियां राजा में निहित था। तीनों शक्तियां राजा में निहित था और तीनों शक्तियों के प्रधान यहां पर राजा ही होते थे। लेकिन राजा को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहां पर स्पष्ट कर दें, लेकिन राजा को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। इस बात का ध्यान रखेंगे जब आप मुख्य परीक्षा के लिए लिखते हैं बेटा, तो जैसे यहां लिखते हैं, जब आप इसका विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण करते समय तो आप लिखेंगे कि केंद्रीय शासन में चाहे वो कार्यपालिका शक्ति हो, विधायिका शक्ति हो, न्यायपालिका शक्ति हो, सारी शक्तियां राजा में निहित था, यानी सभी शक्तियों के प्रधान राजा होते थे। तो एक बात स्पष्ट कर देना आप लोग कि लेकिन राजा को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, देखिए राजा को कहा गया यहां पर धर्म प्रवर्तक। क्यों कहा गया धर्म प्रवर्तक? इसका मतलब कानून के रक्षक, कानून की रक्षा करने वाला, कानून का पालन करने वाला, ठीक है, कानून को सुरक्षा देने वाला, जनता को सुरक्षा देने वाला, वर्ण व्यवस्था को धर्म के आधार पर उसकी रक्षा करना उसका मुख्य कर्तव्य माना गया। इन्हीं कारणों से राजा को यहां पर धर्म प्रवर्तक कहा गया। धर्म प्रवर्तक का अर्थ हो गया, यानी आप इसको कह सकते हैं कि धर्म प्रवर्तक का अर्थ हो गया कि राजा का कर्तव्य है कानून का पालन करना और कानून के पालन करवाना, जनता की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना, सुरक्षा देना और वर्ण व्यवस्था एवं धर्म की रक्षा करना। वर्ण व्यवस्था एवं धर्म की रक्षा करना राजा का गुप्त काल में मुख्य कर्तव्य माना गया। यही कारण के गुप्त शासकों ने बड़े बड़े गौरवपूर्ण उपाधि धारण किया, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता इत्यादि बड़े बड़े उपाधि लिए गए। महेंद्रादित्य, विक्रमादित्य जैसे बड़े बड़े उन्होंने उपाधि लिया था। क्यों? इस बड़े बड़े उपाधि लेने का उद्देश्य था कि जनता पर उसका प्रभाव पड़े और जनता उनसे प्रभावित हो। इन उपाधियों, यदि हम गुप्त काल के केंद्रीय प्रशासन में देखते हैं राजा जो बड़े बड़े प्रभावशाली उपाधि लिए, तो इसका अर्थ ये था, इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं गुप्त शासकों के अधीन जो भी छोटे छोटे राजा थे, जो भी छोटे छोटे राज्य था, वह अपने गुप्त राजाओं को देवता के समान, देवता का सदृश वो मानते थे। गुप्त राजाओं को, यानी गुप्त राजाओं की तुलना जैसे सूर्य से की गई। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त की तुलना यहां विक्रमादित्य है तो सूर्य से की गई है, अग्नि से की गई है, यम से की गई है, कुबेर से की गई है, विष्णु से की गई है। ठीक है, और राजा यहां पर यदि राजा है तो राजा की सहायता के लिए एक क्या है, मंत्री परिषद है। और इस मंत्री परिषद में जैसे युवराज वगैरह होते थे, मंत्री परिषद में युवराज होते थे और जो राजा को असिस्ट कर देते, यानी सहायता कर देते। कालिदास ने मंत्री परिषद का उल्लेख किया, गुप्त काल में कहा कि गुप्त काल में मंत्री परिषद था। और मंत्री परिषद खास करके जनरली बहुधा रूप में हम देखें तो क्या हो चुका था, वंशानुगत हो चुका था। और जो वो मंत्री परिषद राजा को सलाह देना, राजा से मंत्रणा करना, कभी कभी एक ही मंत्री अनेक पद भी ले लेते थे, जो आज भी होता है। ऐसे कई बात नहीं जो गुप्त काल में ही था कि मंत्री, बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं अनेक पद ले लेते हैं, अनेक पोर्टफोलियो, अनेक उन मंत्रियों को अनेक प्रकार के विभाग दी जाती थी, जो आज के समान ही है। एक व्यक्ति यानी एक मंत्री बहुत सारे विभाग भी ले लेते हैं, आज भी होता है। जैसे कि उसका भी उल्लेख है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख के लेखक हरिसेन, हरिसेन कुमारामात्य भी थे और संदीप विग्राहिक भी थे, महादंड नायक
3 प्रकार के विभाग हम देखते हैं हरिसेन को प्राप्त था, यानी एक व्यक्ति के द्वारा अनेक पद लिए जाते थे। अब यदि हम मौर्य से इसकी तुलना करें कि मौर्य प्रशासन का जो नौकरशाही जो था बहुत बड़ा था, इतना बड़ा नौकरशाही गुप्त काल में हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, मौर्य साम्राज्य की नौकरशाही बड़ी थी लेकिन सुसंगठित था। उतना सुसंगठित नौकरशाही हमें गुप्त काल में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और यहां पर नौकरशाही को जैसे हम देखते हैं, हम गुप्त काल के नौकरशाही को देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं, तो यहां पर अनेक नामों से जाना गया है। जैसे अमात्य कहा गया, नौकरशाही जैसे इनको अमात्य कहा गया। जब अमात्य कहा गया और अमात्य खास करके गुप्त काल में क्या था, अमात्य यानी कि जो नौकरशाह होते थे वह खास करके ये पद गुप्त काल में ब्राह्मणों को ही दी जाते थे और यह पद वंशानुगत हो चुका था, बन चुका था। और केवल इन्हें देखो होता है क्या, यहां पर डिमेरिट्स भी है। मैंने क्या कहा, ध्यान रखना, डिमेरिट्स क्या है कि अमात्य का पद सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता था और नगद वेतन के बदले इन्हें भूमि दी जाती थी। और जिसके कारण क्या हुआ कि आगे चल करके यही बहुत बड़े सामंत बन गए और सामंतवाद का बहुत बड़ा विकास गुप्त काल में हो गया। जिस सामंतवाद की शुरुआत कवि शातवाहन शासकों ने की थी, उस सामंतवाद का विकास गुप्त के शासकों ने किया, अपने नीतियों के द्वारा किया। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मंत्री परिषद, नौकरशाही में अमात्य वर्गों को गुप्त काल में नगद वेतन नहीं देकर के भूमि अनुदान दी जाती थी और भूमि अनुदान देने के कारण धीरे धीरे वह आर्थिक रूप से काफी मजबूत हुए और एक बहुत बड़े सामंत के रूप में आगे चल के जानेंगे, जो गुप्त साम्राज्य के पतन का एक कारण भी बनता है। इनके अलावा अनेक अधिकारियों का वर्णन किया गया है गुप्त काल। अनेक प्रकार के अधिकारियों का वर्णन, महासेनापति, महाबलाधिकृत, महादंडनायक, सर्वाध्यक्ष, ध्रुवाधिकरण, महाप्रतिहार जैसे अनेक अधिकारियों का उल्लेख गुप्त काल में है। ठीक है, ये जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन जो था, ये केंद्रीय प्रशासन अनेक अधिकरण, यदि हम केंद्रीय प्रशासन को देखते हैं तो ये केंद्रीय प्रशासन जो है अनेक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासन अनेक अधिकरणों में बटा हुआ था, अनेक अधिकरणों में बटा हुआ था। केंद्रीय प्रशासन अनेक अधिकरणों में बटा हुआ था। ठीक है, अब देखिए इन अधिकरणों को गुप्त काल में खास बात क्या है, इन अधिकरणों को अपने अपने मुद्राएं होती थी। गुप्त काल में तो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग जो थे उन्होंने भी अपने मुद्राएं जारी किया था, तो ये तो अधिकरण थे, इनका अपनी मुद्राएं थी। और खास करके मैंने जो कहा कुमारामात्य का जो पद होता था वह राज परिवार से संबंधित व्यक्ति को दी जाती थी, अन्य व्यक्ति को नहीं देते थे। और जो गुप्त शासकों को सैनिक संगठन था उतना विस्तृत नहीं था। ठीक है, युद्ध के मौके पर वह सामंत और अधीनस्थ शासकों के द्वारा उन्हें सेना उपलब्ध करवाई जाती थी। यह कह सकते हो कि संपूर्ण राज्य पर नियंत्रण गुप्त शासकों का नहीं होता था। अब देखिए इस प्रकार से केंद्रीय शासन, मैंने अभी कहा था कि देखते केंद्रीय शासन किसमें, प्रांतीय शासन विभक्त था। केंद्र, इसका उल्लेख मैंने अभी किया है। यहां पर देखते हैं केंद्र किस में, प्रांत है, प्रांत में। तो अब प्रांतीय शासन की जो हम बात करें, गुप्त काल के प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रशासनिक सुविधा के लिए गुप्त शासकों ने भी सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए शासन को अनेक भागों में विभाजित किया, केंद्र और प्रांत। तो केंद्र द्वारा शासित
सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो होती थी, केंद्र द्वारा शासित। देखिए तो आप मैं अलग से कुछ बताता हूं। केंद्र द्वारा शासित सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई वो था देश। उसे देश कहा गया या उसे राष्ट्र भी कहा गया। देश या राष्ट्र के नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन क्या था, तो शब्दों पर ध्यान देना आप लोग। केंद्र द्वारा शासित यानी आज के यूटी के तरह का देश, केंद्र प्रशासित प्रदेश। जैसे सौराष्ट्र जैसे मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र जैसे गुजरात में है, उसका उल्लेख इस रूप में किया गया है। अब देखिए प्रांतीय शासन के ऊपर आ गए। प्रांतीय शासन जो थी यानी राज्य जो था, प्रांतों को इस समय भुक्ति के नाम से जाना गया। प्रांतों को भुक्ति के नाम से जाना गया। और इनका शासक जो होता था वो गोपा होता था। इनके शासक को गोपा के नाम से भी जाना गया। और जैसे उस समय स्वतंत्र प्रांत के रूप में प्रांतीय शासन जो थी, स्वतंत्र प्रांत, जिसे हम बंगाल में देखते हैं। बंगाल में बर्धमान जो भुक्ति के रूप में था, इनको भुक्ति कहा गया राज्य को, बर्धमान। उसके अलावा मगध, श्रीनगर, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, तिरभुक्ति, तिरहुत, जैसे जो क्षेत्र जो था, ये जो एरिया जो था, यह प्रांत था, राज्य था। और ये राज्य जो था, ये राज्य विषय यानी जिले में विभाजित था। इनके अधिकारी को विषयपति के नाम से जाना गया। विषयपति थे। और जो जिले के सर्वोच्च अधिकारी माने जाते थे, इनका काम था कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन, सारा काम विषयपति के अधीन होते थे। उसी प्रकार से आप इन विषय को भी अनेक वीथियों में बांटा गया। प्रांतीय शासन विषय में और विषय वीथियों में बटे हुए थे। और वीथी की एक समिति होती थी, इनकी एक समिति होती थी। और उस समिति में भूस्वामियों एवं सैनिक कार्यों से संबंधित व्यक्तियों को ही रखा जाता था। इस समिति में दो प्रकार के व्यक्ति होते थे, एक भूस्वामी, दूसरा सैनिक कार्यों से संबंधित व्यक्ति इसमें शामिल होते थे। और गुप्तों ने पहली बार ये कह सकते हैं कि केंद्र शासन से अधिक गुप्तों की प्रांतीय शासन जो थे वो अधिक सुव्यवस्थित, सुसंगठित था। अब प्रांतीय शासन व्यवस्था के बाद हम देखते हैं स्थानीय शासन। गुप्त काल के स्थानीय स्वशासन को हम देखें। लोकल गवर्नमेंट, प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन जिलों में विभाजित, जिले वीथी में, और वीथी के नीचे क्या था, स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन काफी सुसंगठित व्यवस्थाएं हमें यहां पर देखने को मिलता है। और शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, पेट होती थी। देखिए, हालांकि पेट, छोटी इकाई पेट यानी अनेक ग्रामों के समूह को गुप्त काल में पेट कहा गया। तो शासन की छोटी इकाई होती थी। और इनकी सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, यानी लास्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव कहलाती थी।
आज इसके अधिकारी जैसे आज होता है प्रधान, सरपंच, मुखिया होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ग्राम के अधिकारी ग्रामपति, ग्रामिक, अष्टकुलिक, कुटुंबी, अनेक नामों से जाना गया। ठीक है, उसी प्रकार से नगरीय प्रशासन, उसी प्रकार से नगरीय प्रशासन भी था, नगरीय प्रशासन भी था। और नगरीय प्रशासन की समस्त कमांड या नगर का प्रशासन, जिस प्रकार से ग्राम प्रशासन की समस्त शक्तियां ग्रामिक में निहित था, ठीक उसी प्रकार से नगर प्रशासन की समस्त शक्तियां जो थी वह नगरपति किसमें था निहित, वो नगरपति में निहित होता था। और इस नगरपति, इसको नगरपति को पूर्वपाल, इन नगरपति को पूर्वपाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना मेंस में फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और नगर सभा की जो नगर सभा की सहायता करते थे, नगर के प्रशासन में व्यापारी और शिल्पी वर्ग भी होते थे। नगर प्रशासन में प्रमुख रूप से ये गुप्त काल के नगर प्रशासन की एक विशेषता भी है, खास बात की है कि नगर प्रशासन में खास करके मुख्य रूप से शिल्पी वर्ग और व्यापारी वर्ग भी भाग लेते थे। जो मैंने अभी कहा था कि गुप्त काल में एक बात देखा गया है कि शिल्पी और कुछ शिल्पी वर्गों की अपनी श्रेणी होती थी, उन श्रेणियों के द्वारा मुद्राएं भी जारी किया गया था, उनकी अपनी अलग मुद्राएं होती थी, वो अलग अलग से मुहरे जारी करते थे। नगर प्रशासन में जो एक खास करके श्रेणी और व्यापारी लोग भाग लेते थे, वो अपने मुहरे, अपनी मुद्राएं भी जारी करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल है वैशाली। अब जब आप लिखेंगे इस बात को तो एग्जाम्पल देते हुए लिखेंगे बेटा कि जैसे वैशाली से अनेक मुहरे प्राप्त हुई है, उत्खनन से अनेक मुहरे प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि वैशाली के नगर प्रशासन में श्रेष्ठियों, श्रेणी वर्गों, स्वार्थवाहों जैसे निगमों की प्रमुख भूमिकाएं होती थी। देखिए, एक बात खास है कि गुप्त प्रशासन में विकेंद्रीकरण काफी तेजी से बढ़ा। मैं कंक्लूड कर देता हूं कि लास्ट में आप जब कंक्लूड करें तो लिखें कि गुप्त प्रशासन के दौरान विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति काफी तेज हुई। एक तरफ जहां पर राजा का पद गौरवमय था, एक तरफ जहां पर राजा का पद गौरवमय बन गया था, वहीं दूसरी तरफ राजा की शक्ति यहां पर कमजोर भी हो गई थी। देखिए, जब कंक्लूजन लिखेंगे गुप्त प्रशासन में तो ये बात को मेंशन करना होगा कि गुप्त प्रशासन के दौरान विकेंद्रीकरण तीव्र प्रक्रिया से हुई। एक तरफ राजा का पद गौरवमय हुआ तो दूसरी तरफ उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। अधीनस्थ शासक जो थे वो स्वतंत्र हुए, स्वायत्तता प्राप्त हुए, वो आर्थिक रूप से संपन्न एवं शक्तिशाली हुए, वो सामंत बन गए, वो बलवान होते हुए चले गए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गुप्त शासकों ने अपने अधिकारियों को जो अमात्य वर्ग थे उनको नगद वेतन नहीं दे करके क्या देने लगे, भूमि अनुदान प्रदान किया। जो खासकर ब्राह्मण ही होते थे, क्योंकि अमात्य की नियुक्ति, अमात्य वही होते थे जो ब्राह्मण थे, तो उनको भूमि अनुदान प्राप्त हुआ। अब भूमि अनुदान काफी अधिक मात्रा में मिलने के कारण वो आर्थिक रूप से संपन्न हुए, एक बलवान होते हुए एक मजबूत सामंत के रूप में खड़े हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में सामंतवाद का काफी विकास हुआ। इन सामंतवाद के विकास में सबसे यदि बड़ा योगदान है तो समुद्रगुप्त की नीतियों को जाता है। समुद्रगुप्त की नीतियों के कारण ही गुप्त काल में सामंतवाद का सर्वाधिक विकास हुआ। एक बात। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि अभिलेख खुदवाने के लिए जो भूमि अनुदान दी गई, ठीक है, और जो इस व्यवस्था यानी गुप्त काल के विघटन की प्रक्रियाएं, प्रवृत्तियां यहीं से हमें देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण राजा की शक्ति कमजोर पड़ते गया। अब कैसे पड़ा हुआ मैं टेक्निकली समझा देता आपको। देखिए, राजा यहां है, राजा यहां पर केंद्र में, राजा यहां पर केंद्र में है, ठीक है, प्रांत है, प्रांत के नीचे जिले हैं, ग्रामीण व्यवस्था जो है, तो
वह नीचे है। लेकिन क्या हुआ, जब सामंतवाद का विकास हुआ और सामंतवाद आर्थिक रूप से जब अधिक बलवान होते हुए चले गए, तो शासक यानी राजा और सामान्य जनता के बीच, ऐसे समझ ले, राजा और सामान्य जनता के बीच कौन आ गया? सामंत आ गया। देखिए ऐसी समझ, ये राजा हैं, ठीक है, ये राजा हैं, ये क्या है? आम जनता, आम जन, ठीक है। इस बीच में कौन आ गया? ये सामंत आ गया। ये सामंत जो थे, ये राजा और आम जन के बीच क्या कर दिया? दूरी बढ़ा दिया। ये बीच में आ गया। तो राजा का कनेक्शन जो होता है आम जन से नहीं हुआ, इसलिए राजा यहां पर क्या पड़ गया? वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि इन ये सामंत काफी अधिक बलवान होते हुए चले गए, आर्थिक संपन्न और ये काफी बलवान होते हुए चले गए, मजबूत होते चले गए, और स्थानीय लोगों पर एक तरह से शासन करना प्रारंभ किया। इसीलिए इन्हीं कारण से गुप्त काल में क्या होता है? केंद्रीय सत्ताएं कमजोर होते हुए चली जाती है, जो गुप्त प्रशासन की यानी गुप्त साम्राज्य के पतन का, विघटन का एक बहुत बड़ा कारण बना, यानी गुप्त साम्राज्य के विघटन को पूरा कर दिया। यानी गुप्त साम्राज्य के पतन में यदि किसी का योगदान है तो इन सामंतों का योगदान है, ठीक है। ये हमारा गुप्त काल का प्रशासन था। और अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे वह गुप्त साम्राज्य की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था, यानी गुप्त साम्राज्य की सामाजिक संरचनाएं को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए गुप्त काल का जो समाज था, सामाजिक संरचनाएं थी। सामाजिक संरचना ओवरऑल थोड़ा सा एक देख लें, इस पर हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और समाज क्या था? समाज जैसे वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज, वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज, दास प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता, एवं गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, महिलाओं का कंडीशंस क्या था। ये इन 4 मुद्दों पर हम गुप्त साम्राज्य के सामाजिक संरचनाओं को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। वर्ण व्यवस्था, दास प्रथाएं, अस्पृश्यता एवं स्त्रियों की स्थिति। ओके, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।